गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस क्लास में आपको बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन को हम हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। तो देख लेते हैं। सेंस का मतलब होता है ज्ञान, ऑर्गन का मतलब होता है इंद्री। जैसे कि इसको पूरे को मिला के देखा जाए तो इसका मतलब हो गया ज्ञानेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रिय को जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में आई कहाँ से, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनी। तो आइए जान लेते हैं कि ज्ञानेंद्रिय ऑर्गन सिस्टम आए कहाँ से। जैसे कि बॉडी का निर्माण करने के लिए हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। तो बेसिकली सेल का पता होना चाहिए, ये सेल, ठीक। सेल से प्राप्त हुआ, सेल से बनेंगे टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, जिसे कि हम पढ़ रहे हैं ये वाला पोर्शन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर इसी से बन जाती है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में आपको पता लग गया कि ये कहाँ पर है, ये ऑर्गन। तो और इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, ज्ञानेंद्री होती क्या है और कैसे, मतलब इसको आप समझेंगे। बाहरी घटनाओं को महसूस करने वाली ग्रंथि को ऑर्गन सिस्टम या ज्ञानेंद्री कहते हैं। तो आइए चलते हैं ज्ञान की इंद्रियां, इनके प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। वैसे देखा जाए तो होती तो 5 ही प्रकार की हैं। तो एक सुना होगा आपने सिक्स सेंस, वो तो बहुत आगे की चीज़ होती है, उसको हम किसी मोटिवेशनल क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को ले लीजिए त्वचा, कान, जीभ, नाक, आँख। त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं स्किन, कान को इंग्लिश में कहते हैं ईयर, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। टंग, तो जैसे कि हमने बताया आपको, तब स्किन से क्या महसूस होगा? आपको ठंड महसूस होगी, गर्मी लग रही है, ठीक है। ये सब क्या चीज़ है? जैसे कि ठंड लग रही है आपको, है क्या चीज़? ये बाहरी घटना, जो हमने शुरू में आपको बताया था, बाहरी घटनाओं को महसूस करने वाली ग्रंथि को ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन कहते हैं। जैसे स्किन बताई, ईयर बताए, नोज़ बताई, टंग्स बताई, आइज़ बताई। तो ये पांचों अपने आप में अलग अलग सब टॉपिक्स हैं किसके? सेंस ऑर्गन के। तो सेंस ऑर्गन को समझने के लिए हमको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे त्वचा, इट मीन्स स्किन। स्किन देखिए होता क्या है। जैसे कि आपको ठंड लगी, महसूस हुई, बाहरी घटना है। आपको गर्मी लगी, ये भी महसूस होगी, ये भी आपको ज्ञान करा रही है, सर्दी और गर्मी, ठीक है। और अब ये समझिए कि इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी,
कहने का मतलब ये है कि अब हम जो स्किन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्किन का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डर्मेटोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट अब ये आप नोट करते चलिए कि सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका डर्मेटोलॉजी, कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को। जैसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे आप पॉइंट करते चलेंगे। ये स्किन बनी किसकी होती है? ये स्किन संयोजी उत्तकों की बनी होती है, कि बनी होती है। ठीक है, स्किन के अध्ययन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। और ये बनी किस चीज़ की होती है? संयोजी उत्तकों की बनी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि संयोजी उत्तक क्या होते हैं। संयोजी उत्तक ये होते हैं, जैसे कि आप इसको पानी में रख दीजिए, ख़राब नहीं होगी, कि सूखे में रख दिए, ख़राब नहीं होगी। इट मीन्स ये एक अपने आप में फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, हम जैसे कि आपको बता चुके हैं कि टिश्यू सेल से बने टिश्यू से बने ऑर्गन। तो ये किसके बनी होती है? संयोजी उत्तकों की। एक तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, पॉइंट में नहीं ऐसे लिख ऐसे कर लीजिए। तो इसमें इसका अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है लगभग, में लिखिए लगभग 1 माह या 28 डेज, 28 दिन या 4 सप्ताह। ठीक है, तो इसकी अवधि क्या होती है? 4 सप्ताह या 28 दिन। ठीक है, तो इसकी अवधि के बारे में हम बताया आपको, और फिर उसके बाद इसका आप जानेंगे कि ये होती क्या है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग हमारे शरीर का। यदि आपसे कहे कि सपोज डेट ये बना दे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन कि हमारे शरीर का हमारे शरीर में सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हमारे शरीर में यदि शरीर में की बात आए तो फिर होता है लीवर। और यदि कहे हमारे शरीर का, तो का और में ध्यान रखिएगा, मतलब वर्किंग। देखिए इसका रोल क्या क्या होता है हमारे शरीर में। सबसे पहले ये क्या करती है कि हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर, मतलब कुछ कीटाणु वगैरह आ जाएं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको ख़त्म करती है। उनको ख़त्म करने के लिए इसमें क्या हेल्प करता है? हमारी त्वचा में एक लाइसोसोम नामक एंजाइम बनता है हमारी त्वचा में, जो कीटाणुओं को ख़त्म करता है। ये देखिए, कीटाणुओं को क्या करती है? कीटाणुओं से रक्षा। किसके द्वारा? लाइसोसोम नामक कह दिया एंजाइम। किसके द्वारा? यह कीटाणुओं से हमारी रक्षा करती है। किसके द्वारा करती है? लाइसोसोम एंजाइम हमारी त्वचा में बनता है, जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तो आई होप इसका ये पहला कार्य समझ में आ गया होगा। दूसरा कार्य समझिए, होता क्या है? त्वचा हमारे शरीर में सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, किससे? यूवी
अल्ट्रावायलेट रे, रे मतलब किरणें, किससे रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से जो सूर्य से आती हैं। सबसे पहले देखिए हमने बताया कीटाणुओं से रक्षा, अल्ट्रावायलेट रे कह दीजिए या किरणें कह दीजिए, इनसे क्या करती है? रक्षा करती है। इसके लिए क्या हेल्पफुल होता है हमारा? मेलेनिन। मेलेनिन, एक मेलेनिन नामक पदार्थ होता है, मेलेनिन पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है और हमारी रक्षा करता है। मेलेनिन कह दीजिए, मेलानिन कह दीजिए, ठीक है। ये पदार्थ जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा पाया जाएगा वो व्यक्ति की त्वचा काली होगी, मतलब वो व्यक्ति काला होगा। जिस व्यक्ति के अंदर ये कम होगा वो व्यक्ति गोरा होगा। जैसे कि अब ये गोरे काले का अंतर कौन कर रहा है? ये। तो आप लोग तो ये सोचोगे कि ये हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को गोरा होना अच्छा लगता है कि मैं भी गोरा हूँ या गोरी हूँ, लेकिन इसके ना होने का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि यदि ये नहीं हुआ तो जो अल्ट्रावायलेट रे किरणें हैं इनसे रक्षा कौन कर रहा है? ये। और यदि ये ना हो तो हमारे शरीर में त्वचा कैंसर, हमारे शरीर में त्वचा कैंसर बनने की संभावना बन जाती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में ये कम होगा या नहीं होगा, वैसे तो होता है सभी के में, थोड़ा बहुत सभी के शरीर में, बट बाय द वे यदि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो व्यक्ति देखने में तो बहुत गोरा लगेगा, बहुत गोरी लगेगी, हमको भी लगेगा हाँ ठीक है। बट जब सूर्य की जो ये किरणें आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रे, ये क्या करेंगी? त्वचा कैंसर को बनाएंगी। तो इसलिए इसका होना भी ज़रूरी है। यदि ये ना होगा, यदि ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो व्यक्ति ज़्यादा काला हो जाता है, तो उसमें भी दिक्कत लगती है कि हाँ ये काला है, थोड़ा सा सामाजिक विडंबना है ये एक प्रकार से। और हाँ, विटामिन डी के निर्माण में त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है, जिसके द्वारा हमको कैल्शियम प्राप्त होता है बॉडी के अंदर। क्या करती है? विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। मदद कैसे करती है? सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण होता है हमारी त्वचा के कांटेक्ट में आकर, जिससे ये नहीं है कि डायरेक्ट बोलते हैं कि बैठ गए धूप में एकदम शरीर में कैल्शियम बनने लगा, नहीं, ये गलत है। होता क्या है? सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारी त्वचा से इंटरेक्ट करके वो विटामिन डी का निर्माण करती हैं। फिर विटामिन डी जब हमारी त्वचा सूर्य की किरणें से संश्लेषण करके जब विटामिन डी बन जाता है तो वही विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम का, Ca का। Ca का निर्माण। और ये करती क्या है? ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। त्वचा क्या करती है? शरीर के ताप नियंत्रण में रक्षा, हमारे शरीर में ताप नियंत्रण में रक्षा। वैसे बेसिकली देखा जाए यही नहीं है कि यही त्वचा में हमारे शरीर में ताप को नियंत्रण करेगी, हाँ ये इसका रोल होता है, बट मेन मुख्य ताप को नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में ब्लड वर्क करता है।
ये हम बताएंगे आपको जिस दिन आपको ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में, तो आपको बताएंगे कि कैसे ताप का नियंत्रण होता है। स्वस्थ व्यक्ति का तापमान सेल्सियस में 37 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 ये होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98 फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर में उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों का कार्य करती है। तब स्किन क्या करती है, हमारे शरीर में उत्सर्जन और अवशोषण दोनों कार्य करती है। अवशोषण ठीक है। अब हम जानेंगे उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन से मतलब उत्सर्जन ये करेगी तो क्या क्या होगा। उत्सर्जन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपको गर्मी लगी तो तब होगा उत्सर्जन। गर्मी लगने के बाद आपको पता है, सबको पता है कि क्या होता है। गर्मी लगने पर पसीना आता है, ठीक है। पसीना आएगा तो पसीने के साथ आपको पता होगा कि जैसे कि हम कोई ब्लैक कलर की शर्ट पहन ले, होगा क्या, पसीना आएगा। पसीने के साथ में एक भूरे भूरे फुरेरी टाइप के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से आ जाते हैं। कभी ध्यान करना, कभी नहीं, यदि नहीं करा हो तो एक बार देखना जरूर। तो वो क्या होता है, साल्ट। तो उत्सर्जन में क्या होता है, एक तो पसीना आता है, क्यों गर्मी लगती है। उत्सर्जन किसके कारण होता है, गर्मी लगने के कारण। उत्सर्जन किसके कारण होता है, गर्मी लगने के कारण। क्या क्या आएगा, पसीना प्लस नमक कह दीजिए या साल्ट कह दीजिए, ठीक है। शरीर तब तक क्या करती है, शरीर में उत्सर्जन और अवशोषण दोनों का कार्य करती है, ठीक है। और उत्सर्जन हमने बताया गर्मी लगने के कारण होता है, उसमें पसीना आता है, पसीने के साथ साथ नमक भी निकलता है, ठीक है। अब इसी में समझिए अवशोषण। अवशोषण किसके कारण होता है, सर्दी लगने के कारण। अवशोषण किसके कारण होता है, सर्दी के कारण या सर्दी लगने के कारण कह दीजिए, सर्दी के कारण कह दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को सोखना, ठीक है। जैसे कि आपने कोई क्रीम लगाई, उसे सोख लिया, ठीक। जैसे कि कोई तेल वगैरह लगाया, जैसे कि किसी के मान लीजिए चोट लग गई, लगाते हैं तेल वगैरह की, हाँ तेल लगाने से ये वो हो जाएगा, सोख लेगा इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ों को सोखती है। जैसे तेल ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। शरीर में उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों का कार्य करती है। जैसे कि उत्सर्जन में क्या होता है, जैसे गर्मी लगी, पसीना आया, पसीने के साथ साथ नमक भी आया। और एक होता है अवशोषण। अवशोषण में क्या होगा, ये सोख लेगी किसको, तेल क्रीम आदि वगैरह को, जैसे कि सर्दी लगेगी तो उस केस में। जाती हैं। नंबर 1
चर परत कह दीजिए या डर्मिस। अधिचर्म, एपिडर्मिस। कितने प्रकार की परतें पाई जाएंगी त्वचा में? 2 प्रकार की, डर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मिस, एपिडर्मिस। डर्मिस होती है चर्म और ये होती है अधिचर्म। अब हम पढ़ देंगे, हम देखेंगे डर्मिस और एपिडर्मिस। ये देखिए पहले एपिडर्मिस, डर्मिस। ठीक है, अधिचर्म और चर्म। ये क्या होती है? ये होती है बाहरी परत, ये होती है बाहरी परत, ये होती है आंतरिक परत, ये होती है बाहरी परत, ये होती है आंतरिक परत। इसमें मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें पांच पर इसी के अंदर ये बाहरी परत होती है, इसी के अंदर और 5 परतें होती हैं छोटी छोटी, और वो बहुत मतलब कहने का वो दिखती ऐसे नहीं है कि एकदम देख लेंगे हम, बट ये है कि यहाँ 5 परतें होती हैं, 5 परतें, जिन्हें कहते हैं हम स्ट्रेटम। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, जिन्हें क्या कहेंगे हम? स्ट्रेटम। अब इसे देख लीजिए, ये होती है बाहरी परत, इसमें ग्रंथि पाई जाती हैं, ग्रंथि पाई जाती हैं, इसमें रोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रोम। और इसमें रोम क्या होता है? रोम होते क्या हैं? रोम, जैसे कि आपको कभी देखा होगा ठंड लगी, ठीक है, तो ठंड लगती है तो एक रुआ सा, एक त्वचा सिकड़ कर एक रुए से निकलते हैं। ठीक है, तो जब रुए से निकलते हैं तो वो होते हैं रोम निकल, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रोम। और इसी त्वचा के इसी परत में बाल उगते हैं, बाल उगते हैं, मतलब जो भी हमारे शरीर पे देखा होगा त्वचा पे बाल निकलना, वो क्या होती है? डर्मिस। ठीक है, और इसकी भी 2 परतें होती हैं, इसकी 2 परतें होती हैं, इसमें भी। इसमें कितनी होती हैं? 5। इसमें कितनी होती हैं? 2 परत। पहले इसे उतार लीजिए आप। इसमें क्या हमने बताया? 2 परतें, 2 परतें। पहली परत पिपलेरी, 1 मिनट, पिपलेरी, रेटिकुलर, पिपलेरी और रेटिकुलर। ठीक है, तो ये हमने परतें बता दी इसकी। और एक क्या होता है इसमें कि ये औद्योगिक निर्माण में इसका यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें औद्योगिक निर्माण का प्रयोग होता है। औद्योगिक निर्माण कैसे? कि जैसे कि आप ये देख लीजिए कि चमड़े के बैग बनना, बेल्ट बनना, वस्त्र बनना। ठीक है, इज इट क्लियर? औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण में जैसे कि बैग, वस्त्र, बेल्ट।
ठीक है। रोगों के निर्माण में कैसे, बैग बनना, वस्त्र बनना, बेल्ट आदि वगैरह बनना। ठीक है। इसकी मोटाई 0.5 mm से 2 mm तक होती है। कितनी होती है इसकी मोटाई? 0.5 mm से 2 mm तक होती है। जबकि एपिडर्मिस की जो मोटाई होती है वो कोई निश्चित नहीं होती, वो अपनी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? डर्मिस। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या होती है? डर्मिस। ठीक है, हमने बताया है ये बाहरी परत होती है, ये आंतरिक परत होती है त्वचा की। ठीक है, ये बाहरी परत होती है, ये आंतरिक परत होती है त्वचा की। तो इसमें क्या होता है कि यदि जब व्यक्ति जवान होता है या अपनी यंग अवस्था में होता है, ठीक है, मतलब बुढ़ापे से पहले की एज, तो उसमें इसके नीचे वसा पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण त्वचा बिल्कुल जैसे टाइट त्वचा, और किसी किसी की क्या होता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। वो झुर्रियाँ कब आती हैं? झुर्रियाँ आती हैं जब ये वसा धीरे कम हो जाए, धीरे धीरे, या जिसकी कम होनी स्टार्ट हो जाए, तो ये मानकर हो जाती है। तो ये मानकर चलिए कि वसा के ना होने के कारण या कम होने के कारण शरीर में त्वचा पर झुर्रियाँ बनने लग जाती हैं। अब आपने देखा होगा बुढ़ापे में शरीर की जो त्वचा है वो बिल्कुल, ये मानकर चलिए, झुर्रियाँ आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो उसमें क्या है, उसका रीज़न है कि इन दोनों परतों के ठीक नीचे जो वसा पाई जाती है वो समाप्त हो जाती है। इट मीन्स बिल्कुल शून्य हो जाती है। किस शून्य हो जाती है वसा। अब पता लग गया होगा कि बुढ़ापे में झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं, क्योंकि इन दोनों परतों के जस्ट नीचे जो वसा हमारे यूथ अवस्था में पाई जाती है वो बुढ़ापे में नहीं पाई जाती, ओल्ड एज में नहीं पाई जाती। अब ये बताइए कि हमारे शरीर में हमने त्वचा के बारे में ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बताया, उसके कार्य बता दिए, उसकी टाइप बता दी, उसके परते के बारे में बता दिया कि कहाँ का किसका वर्क होता है। अब ये बताइए कि सब पूरे शरीर में सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? तो वो होती है आँख की पुतली, पलक, आँख की पलक, पलक कहेंगे। जो आँख की हमारी जो पलक होती है ना, ये इसकी जो स्किन होती है ये बहुत बहुत के पूरे शरीर में सबसे पतली यही होती है, यही होती है। आँख की पलक की त्वचा कैसी होती है? सबसे पतली। अब जब सबसे पतली का क्वेश्चन उठा है तो सबसे मोटी का भी उठेगा। तो सबसे मोटी कहाँ की होगी? सबसे मोटी होगी हमारे हथेली, और कहाँ की होगी? पैर के पंजे की, या एडी की बोल दीजिए, पैर के पंजे की या एडी की, मतलब इट मीन्स पैर की, पैर के पंजे कह दीजिए या एडी कह दीजिए, या जिसे कहीं और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तलवे की। तलवे और हथेली की जो होती है सबसे मोटी, सबसे मोटी, सबसे पतली परत कहाँ की होती है? त्वचा की, आँख की पलक की। सबसे मोटी कहाँ की होती है? हथेली या पंजे की, पंजे कह दीजिए या तलवे की कह दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको स्किन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ना कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।